हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 10। इसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे आपके बोर्ड पेपर्स हों, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को समझ जाएंगे तो आपको आगे की क्लासेस में भी फिज़िक्स में बहुत आसानी रहेगी। तो बच्चों देखिए, हम आँखों के द्वारा वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं और मैं कैमरे में देख रहा हूँ। मगर इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्रकाश ना हो तो ना तो आप मुझे देख पाएंगे और ना मैं आपको देख पाऊँगा। इसलिए इसका मतलब ये है कि आँखों से हम देखते ज़रूर हैं, मगर आँखों से देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, यानी लाइट की होना ज़रूरी है। तो पहले हम समझते हैं कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। यदि प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। जैसे आप देखेंगे कि अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, और वही वस्तु हमें दिखाई देती है जिस पर कोई प्रकाश पड़ रहा हो। अगर प्रकाश नहीं पड़ रहा है किसी वस्तु पर तो वो वस्तु हमको नहीं दिखाई देगी, चाहे हमारी आँखें कितनी भी तेज़ क्यों ना हो। तो प्रकाश क्या है और उसका क्या रूप है, इसके बारे में कई वैज्ञानिकों ने जब से इस बारे में विचार करना शुरू किया है, अपने अपने मत दिए हैं। 19वीं शताब्दी से पहले लगभग ये माना जाता था कि प्रकाश जो है वो एक तरंग के रूप में है। इसको बोलते हैं तरंग, जहाँ पर कुछ उभार होते हैं और ये कुछ गर्त होती है, फिर उभार, फिर गर्त, फिर उभार, फिर गर्त। तो इसको तरंग कहते हैं। जब कोई कण अपनी मध्यम स्थिति से ऊपर नीचे, यानी ये इसकी मध्यम स्थिति है, और इस मध्यम स्थिति से ऊपर नीचे भी कंपन करता है और साथ साथ आगे भी बढ़ता जाता है, इसको बोलते हैं तरंग। जैसे कि एक उदाहरण हम बात करते हैं कि किसी शांत जल में बाल्टी हो, चाहे कोई तालाब हो, झील हो, अगर हम एक पत्थर फेंक के मारते हैं या फिर कंकड़ डालें तो क्या होता है, तरंग जैसी उठती है और वो आगे को बढ़ती है। तो इसको पहले प्रकाश को केवल तरंग के रूप में माना जाता था, मगर जब से क्वांटम सिद्धांत आया तो प्लैंक हुए हैं एक वैज्ञानिक, उन्होंने और आइंस्टीन ने ये माना कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में आगे जाता है। जैसे हम एक बॉल को फेंकें, सीधी रेखा में जाएगी और फिर उसके बाद दूसरी बॉल फेंक दें, जैसे कि ये एक बॉल है, ये आगे गई और फिर पीछे से हमने एक और बॉल फेंक दी, तो ये कण, यानी कण जो है वो बंडल्स के रूप में जाता है। तो पहले हम मानते थे कि तरंग के रूप में है प्रकाश, फिर बाद में ये आई बात कि ये कणों के रूप में है, जिनको फोटोन नाम दिया गया। एक साथ कुछ बंडल्स जाते हैं एक के पीछे एक सीधी रेखा में, तो ये माना गया। अब ये जो आपकी क्लास है, क्लास 10th, इसमें हम प्रकाश को एक किरण के रूप में मानेंगे, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो यानी कि इस रूप में हम इसको देखेंगे। अब हम देखते हैं कि वास्तव में सामान्य शब्दों में प्रकाश क्या है। तो देखिए, इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि मोबाइल में लाइट है। अगर मोबाइल में लाइट ना हो आप नहीं देख पाएंगे, या फिर आपके सामने घर में कुर्सी रखी हो, मेज़ रखी हो, आप उनको देख पा रहे हैं क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं से कोई प्रकाश पड़ रहा है, चाहे बाहर से आ रहा हो, सूर्य की रोशनी से आ रहा हो, चाहे घर की बल्ब से आ रहा हो, LED से आ रहा हो, तो वो कोई ना कोई प्रकाश उस पर पड़ रहा होगा, कहीं ना कहीं से कोई प्रकाश किरण उस पर पड़ रही होगी और वहाँ से टकरा कर फिर वो आपकी आँखों में आ रही होगी, तो तब आप उस वस्तु को देख पाते हैं। ये सीधी रेखा में चलता है, तो हम सामान्य भाषा में अभी इसको यही मानेंगे कि ये सीधी रेखा में चलता है। मगर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि प्रकाश किरण के रास्ते में छोटी वस्तु आती हैं तो प्रकाश किरण मुड़ जाती है, विवर्तन कहते हैं उसको, जैसे मैंने बताया अभी आपको। आप आगे की क्लासेस में उसको पढ़ेंगे, मगर अभी आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। हम इसको ही अपना आधार मानकर इस चैप्टर में सारी जो प्रक्रियाएँ हैं उनको समझेंगे। नेक्स्ट है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपने देखा होगा कि आजकल सोलर प्लांट लगते हैं, सोलर पैनल लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी प्रकाश पड़ता है वहाँ पर उससे ऊर्जा प्राप्त होती है ना। नेक्स्ट है, इसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
तो जैसे कि अगर आपके कोई सामने बैठा हो या हम क्लास में जब बात करते हैं आपसे, तो हम क्लास में कोई ऐसा माध्यम, कोई तार वगैरह या कोई कुछ होता है कि बीच में? हाँ, बीच में हवा होती है, यानी हवा के माध्यम से हम अपनी बातों को सुन पाते हैं। मगर प्रकाश को चलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती किसी माध्यम की। जैसे कि आप समझे कि सूर्य से जब प्रकाश आता है तो बीच में अंतरिक्ष पड़ता है, मगर पृथ्वी तक सूर्य से प्रकाश आ जाता है, वहाँ से कोई ऐसा भी माध्यम तो है नहीं, बीच में हवा तो है नहीं, निर्वात है, यानी अंतरिक्ष में निर्वात है, वहाँ हवा नहीं है, तो तब भी सूर्य का प्रकाश चल सकता है। तो इसका मतलब यह है कि सूर्य के प्रकाश को, यानी कि किसी भी वस्तु के प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इसकी चाल कितनी ज़्यादा होती है, आप देखिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हम इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। मतलब कि 1 सेकंड में प्रकाश जो है वो 3 लाख किलोमीटर चल सकता है, यानी कि सबसे अधिक चाल प्रकाश की होती है। फिर नेक्स्ट है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। तो देखिए, एक पारदर्शी माध्यम, जैसे अभी हवा है, मेरे और मोबाइल के बीच में हवा है, तो ये पारदर्शी माध्यम मुझे दिखाई दे रहा है, मोबाइल है, या फिर आपके और मोबाइल के बीच में हवा है, तो वो भी एक पारदर्शी माध्यम है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोबाइल में क्या है, तो एक पारदर्शी माध्यम है। अब इस पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, यानी मान लीजिए ये है, ये भी एक पारदर्शी माध्यम है। ये कांच का आयताकार स्लैब है, जो आपने लैब वगैरह में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हो सकता है इस साल आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाएँ इससे जुड़े हुए अपवर्धन के। तो ये एक कांच का आयताकार स्लैब है, ये भी एक पारदर्शी माध्यम है, क्योंकि इसके आर पार हम देख सकते हैं। तो हवा भी एक पारदर्शी माध्यम है। तो जब हवा से प्रकाश की कोई किरण जा रही है, इसके अंदर से होते हुए बाहर निकलेगी या फिर इसके अंदर प्रवेश करेगी, तो जो ये माध्यम बदल रहा है यहाँ पर हवा से फिर ये प्रक्रिया इसके अंदर अगर जाए तो क्या हुआ, माध्यम बदल जाएगा। तो माध्यम बदलने में क्या होता है, प्रकाश की चाल बदल जाती है, प्रकाश की चाल बदल जाती है, इसीलिए प्रकाश में अपवर्तन हो जाता है। इसको बोलते हैं अपवर्तन। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि अपवर्तन किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, यह अपारदर्शी माध्यम के पार नहीं जा सकता है। अब ये तो बात की हमने ये था पारदर्शी, जिसके आर पार सब दिखाई दे रहा है, मगर अब मान लीजिए ये है कोई वस्तु और ये पारदर्शी नहीं है, आपको मेरी आंख नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये अपारदर्शी है, तो इसके आर पार क्या सूर्य का प्रकाश जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु के आर पार नहीं जा पाता है, बिल्कुल नहीं जा पाता है, तो छाया का निर्माण होता है। देखिए, ये छाया यहाँ बन रही है, यानी किसी वस्तु की छाया जब बन रही है तो हम समझ जाएंगे कि उस वस्तु को प्रकाश पार नहीं कर पाया, और जितनी जगह को वो पार नहीं कर पाया, उसके आर पार नहीं जा पाया, उतनी वस्तु की छाया बन जाती है। यानी यहाँ ये छाया बनने का कारण ये है, जिसे हम परछाया बोलते हैं। नेक्स्ट है, यह पॉलिश किए सतहों से टकराकर वापस लौट आता है। ऐसी वस्तु जो चिकनी हो और जिसकी सतह पर, एक सतह पर पॉलिश किया हुआ अच्छे से, तो उसकी पॉलिश की हुई सतह तक ये जाता है और वहाँ से टकराकर वापस आ जाता है। जैसे कि एक उदाहरण ये लेते हैं, ये देखिए, ये दर्पण है, ये पॉलिश की हुई है, इसमें ये जो नीले कलर की दिख रही है ये पॉलिश है, और प्रकाश की कोई किरण आएगी यहाँ तक, इस जो पारदर्शी वाला हिस्सा है ये वाला, यहाँ से अंदर जाएगी, और जो अंदर पॉलिश की हुई है ये पीछे, इसके यहाँ टकराकर और वापस यहाँ को लौट जाएगी, यहाँ से आएगी और टकराकर लौट जाएगी ना। तो इसको बोलते हैं परावर्तन। तो ये कुछ बातें हुई जिससे हमें समझ में आएगा कि प्रकाश क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, जिसमें ये कहा गया है कि आप एक चमकदार चम्मच को, यानी नई चम्मच को लें जो चमकीली हो, ज़रा उसकी जो सतह है वो डल ना हुई हो, और उसको अपने सामने रख के देखें। तो देखिए, एक चम्मच है मेरे पास जो काफ़ी हद तक चमकीली है,
इसको मैं अगर ऐसे रख के देखता हूँ तो बिल्कुल पास लाने पर तो मुझे इसमें अपनी शक्ल जो है वो सीधी दिखाई देती है, मगर थोड़ा दूर ले जाता हूँ तो मुझे अपना सिर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है, और जब मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, इसका यानी उभरा हुआ हिस्सा अपनी तरफ मुंह की तरफ कर लेता हूँ, तो मुझे चाहे मैं पास ले जाऊँ चाहे मैं दूर ले जाऊँ, मुझे सीधी ही अपनी जो प्रतिबिंब है वो सीधा ही दिखाई देता है। तो आप भी इसको अपने घर में करके देखें। तो इसका कारण क्या है, देखिए अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसमें हो जाएगा आपका कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो जैसे हमने बात करी अभी परावर्तन की, अपवर्तन की, तो इनसे जुड़ी हुई बातें ही हैं। तो ये जो गहरी सतह है मेरे मुंह के सामने की तरफ, तो अगर मैं इसको पास लाता हूँ तो मुझे अपना चेहरा सीधा दिखाई दे रहा है, और ज़रा दूर जाने पर मुंह नीचे और पैर ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सतह को, जिसमें कि ये अंदर को होती है, ये चम्मच का गहरा वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। यानी ये अभी अवतल दर्पण का काम कर रहा है, प्रकाश पीछे नहीं जा पा रहा है, यानी अवतल दर्पण हो गया। और जब हम इसको ऐसे बात कर रहे हैं, जब हमें हमेशा सीधी प्रतिबिंब ही दिखाई दे, अपना सीधा ही चित्र दिखाई दे, तो ये उत्तल दर्पण, यानी उभरा हुआ सतह जो है वो उत्तल दर्पण का काम करता है। तो आप अपने घर में भी इसको करके देखें कि कैसा होता है ये। अब हम समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और जो एक बात इम्पॉर्टेंट है इसमें कि आप साथ साथ इसके जो मैं लिखे हुए हैं नोट्स भी बनाते जाएं, क्योंकि नोट्स बनाते जाएंगे 10th क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नोट्स बनाना। नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको भूलेंगे नहीं, और क्या हमने सुना था, क्या हमने देखा था, क्या समझा था, वो याद होता रहेगा। तो आप बिल्कुल डिटेलिंग में हर चीज़ समझ पाएंगे। तो नोट्स बनाते रहें, इसलिए मैंने कुछ बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करी, जिससे कि आपको दिखाई भी दे और समझ में भी आ जाए। फिर अगला जो पॉइंट है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो अभी हमने बात करी थी कि परावर्तन किसे कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब प्रकाश किरण किसी समतल व चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने अभी बात करी कि ये एक दर्पण है, चिकनी सतह है, इसे पॉलिश किया हुआ है, तो इसमें जो है प्रकाश किरण जाएगी और टकराकर वापस आ जाएगी। क्योंकि वो जाकर वापस आ रही है, तभी हमें अपना चित्र इसमें दिखाई देता है। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा भी है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और उसमें समतल दर्पण से जुड़े हुए कुछ प्रयोग भी हैं, शायद आपने अपनी क्लास में किए हों। जो हमारा प्रतिबिंब है समतल दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर हम खड़े हैं। जो हमारे घर का शीशा होता है वो एक समतल दर्पण होता है, फ्लैट होता है, ना तो वो गहरा होता है ना उभार वाला होता है। तो जो घर का हमारा दर्पण होता है, मिरर होता है, शीशा होता है, उसके सामने हम जितनी दूरी पर खड़े होते हैं, हमें चित्र, अपना जो चित्र है वो उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है। तो वो समतल दर्पण है, यानी समतल दर्पण से परावर्तन का एक उदाहरण है। मगर हमारा उसमें जो दायां हाथ होता है वो उसमें बायां दिखाई देता है, और जो बायां हाथ होता है वो दायां दिखाई देता है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए ये दर्पण है और यहाँ पर आप बी लिख दें, तो आपको इस दर्पण में भी ऐसा दिखाई देता है ना। कोशिश देखिएगा आप कभी, और ये भी देखिएगा कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट सीधे दिखते हैं और कौन कौन से अल्फ़ाबेट सीधे नहीं दिखते हैं। तो अब हम इसके बारे में समझेंगे कि इसके नियम, ये आपने पहले की क्लासेस में पढ़े हैं, मगर एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए इसके 2 नियम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी हैं। इनको समझ जाते हैं तो आपको आगे की पढ़ाई करने में सरलता रहेगी, ईजी रहेगा। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। तो मान ली जाए कि ये एक चिकनी और चमकदार सतह है, और इसको ये जो पॉलिश है उसको हम इस तरह से दिखाए थे, पॉलिश किया हुआ है सतह। अब यहाँ पर एक किरण पड़े अगर कोई, तो देखिए पहली बात तो ये कि कोई एक किरण कभी नहीं पड़ती किसी वस्तु पर, असंख्य किरणें पड़ती हैं। परंतु समझने की दृष्टि से, यानी हम और आप समझ जाएं किसी बात को आसानी से, या इन नियमों को समझ पाएँ और समझाने की दृष्टि से सरलता रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की 1 या 2 किरण जो हमें आसान से समझ में आ जाएँ,
उनको हम ले लेते हैं, मगर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। किसी भी वस्तु को जिसको हम देखते हैं असंख्य किरणें पड़ रही होती हैं, वो असंख्य किरणें हमारी आँखों की तरफ आती हैं, मगर समझने की दृष्टि से हम केवल 1 या 2 किरणों को ही लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है, कोई एक किरण आ रही है और यहाँ पर टकरा रही है, तो ये जो आने वाली किरण है जो आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, यानी ये आपतित किरण है। ये आ रही है और ये सतह पर टकराई और इधर को आ गई, वापस चली गई, आई आपतित किरण, इधर इस तरफ से आई, आपतन हो रहा है, आ रही है, और जब ये वापस टकरा के जा रही है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो 2 बातें आपको समझ में आ रही हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब ये कह रहे हैं कि आपतन कोण, तो हम पहले समझ लें कि जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण ये जुड़ रही हैं उस जगह से इस सतह के 90 डिग्री के एक कोण बनाया जाता है, यानी जो लाल रंग की सतह है इससे 90 डिग्री का एक कोण बनाया जाएगा। ये इसको हम बोलेंगे अभिलंब, इसका नाम है अभिलंब। जिसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। इसको बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंस, और यह नॉर्मल, और यह है रे ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखिए ये जो आपतित किरण है और अभिलंब दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में जो जगह है, जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं आपतन कोण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से दर्शाते हैं, स्मॉल आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी ये नीली लाइन और ये हरे लाइन के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इसको आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई। तो इस नियम के पहले भाग के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर हुआ किसके? परावर्तन कोण के। यानी आई बराबर आर। अगर आपतन कोण ये वाला जो कोण है 45 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का होगा? ये भी 45 डिग्री का होगा। 45 डिग्री का है आई, तो आर भी 45 का होगा। अगर आई 30 डिग्री का है तो आर भी 30 डिग्री का होगा। दोनों कोण बराबर होंगे। अब इस नियम का दूसरा भाग, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तीन बातें हैं, तीन वस्तुएं हैं। आपतित किरण हमने देखी थी अभी, ये है आपतित किरण नंबर 1। फिर है दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये है अभिलंब नंबर 2। और तीसरी चीज़ है परावर्तित किरण, यानी कि ये नंबर 3। ये तीनों चीज़ें सभी एक ही तल में होते हैं। तो एक ही तल में तो हैं, देखो ये तल है और ये आपतित किरण भी यहाँ है, अभिलंब भी यहाँ है और परावर्तित किरण भी यहाँ है। तो ये यहाँ तीन जुड़ रहे हैं, तो ये एक तल है। तो ये बहुत ही आसान नियम है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि परावर्तन के नियम क्या हैं और इनको किस तरह से समझना है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं दर्पण के बारे में। यानी ऐसी कोई वस्तु जिसकी सतह जो चमकीली हो और जिसके पिछले पृष्ठ पर कोई पॉलिश की हुई हो, जिससे कि प्रकाश आर पार ना जा सके, तो उसे बोलते हैं दर्पण। जैसे कि देखिए ये मेरे हाथ में एक दर्पण है, तो इसकी ये सतह है ये चमकीली है, चिकनी है, और दूसरी सतह पर इसके पॉलिश की हुई है। तो ये एक तरीके का दर्पण है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो देखिए आम जो गोलीय दर्पण है उसके बारे में है कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ मतलब हुआ कि जिस सतह से, जिस पृष्ठ से वो परावर्तन करते हैं वो गोलीय होना चाहिए।
हम एक गोले का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए ये गोला है, हम इसका केवल इतना हिस्सा लेते हैं, काट दिया हमने इसको गोले को, और बाकी हिस्सा हमने हटा दिया, फिर इतना हिस्सा हमारे पास रहा, और इसके पिछली सतह पर हमने यहाँ पर पॉलिश कर दी। ये पॉलिश कर दिए, तो ये वाला जो हिस्सा है इसका, यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो आर पार नहीं जा पाएगी, क्योंकि इस हिस्से में पॉलिश है, ये चिकनी सतह है, चमकदार है, तो ये टकराकर परावर्तित हो जाएगी। तो ऐसे सतहों को, ये तो हो गया एक उत्तल दर्पण का उदाहरण। अगर हम इसी गोले को हम अगर दोबारा से लें, एक गोला ले लेते हैं, ये हमने एक गोला बना लिया, और फिर से हमने इसका एक हिस्सा ले लिया, मान लीजिए हमने इतना हिस्सा काट दिया, और इसकी इस सतह पर हमने पॉलिश कर दी। तो क्या होगा कि यहाँ पर जब कोई किरण पड़ेगी तो वो इस तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि पॉलिश की हुई है, और टकराकर वापस आएगी। तो ये गहरी जगह है, देखिए जो गहरी जगह है यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, तो ये एक अवतल दर्पण का उदाहरण हो जाएगा। और यहाँ पर ये उत्तल दर्पण का उदाहरण हो जाएगा, जो उभरी हुई सतह में परावर्तन होता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। ये एक दर्पण है मेरे पास, ये बीच में से गहरा है, पीछे से पॉलिश की हुई है। आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा हो शायद, ये देखिए। तो ये एक उत्तल दर्पण है, थोड़ा गहरा है, इस तरीके का होता है, और उभरे हुए स्थान पर पॉलिश की हुई है। जबकि ये दूसरा वाला है, ये यहाँ से उभरा हुआ है, यानी कि परावर्तिक जो पृष्ठ है इसका वो उभरा हुआ है, और गहरी जगह से पॉलिश की हुई है। तो ये एक उत्तल दर्पण है। तो इनको बोलते हैं गोली दर्पण। यानी गोली दर्पण दो तरीके के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो इस तरह ये चम्मच का उदाहरण याद रखिए, बहुत आसान है, कि जब ये गहरी सतह से हम देखते हैं इस तरफ को, यानी किरण हमारे इधर से जा रही है, इस तरफ से गहरी जगह से जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम अवतल दर्पण। और जब हम इस तरह रख लेंगे, उभरा हुआ हिस्सा अपनी तरफ रख लेंगे, तो प्रकाश किरण इस तरफ को जाएगी मानेंगे, और तब ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं या जो कुछ शब्द हैं, पद हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, क्योंकि इनको समझे बिना हम आगे की बातें समझ नहीं सकते। तो देखिए, मैंने दो दर्पण बनाए हैं, आप ध्यान देंगे अगर, तो ये दर्पण जो मैंने बनाया, ये गोली दर्पण है, ये गोले का एक हिस्सा है, इसलिए गोली दर्पण है। तो ये गोली दर्पण है, इसके जो उभरा हुआ हिस्सा है वहाँ पर हमने पॉलिश की है, जबकि इस वाले में उभरे हुए हिस्से में पॉलिश नहीं की, इसके अंदर दबा हुआ जो हिस्सा उसमें पॉलिश की है। तो ये है हमारा अवतल दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण। तो दोनों के उदाहरण मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊँगा। ये है हमारा अवतल दर्पण। आप इस बात को सही से समझ लें कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण में कहाँ से प्रकाश प्रवेश करेगा और उत्तल दर्पण में कहाँ से प्रकाश प्रवेश करेगा, इसको अगर समझ जाएंगे तो आपको आगे की बातें समझने में आसानी रहेगी। अगर ये वस्तु है तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। वस्तु को हमने एक तीर के रूप में दिखाते हैं आमतौर पर, जिससे कि समझने में आसानी हो, पढ़ने में समझने में दिक्कत ना हो। तो अब ये जो दर्पण है, इसका जो बीच का हिस्सा है, यानी जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ से और यहाँ से जब बीच की दूरी होगी, ये पॉइंट मान लिया जाए, तो इसको बोलते हैं P, यानी कि ध्रुव। इसको बोलते हैं ध्रुव, और D डिनोट करते हैं P से। ऐसे ही यहाँ पर भी इसका लगभग बीच का हिस्सा ये मान लें अगर, तो ये हो जाएगा P, यानी कि ध्रुव। ठीक है। अब हमने बोला कि ये एक गोली दर्पण है,
यानी गोले का एक हिस्सा है। तो इसको अगर हम गोला माने, गोले का हिस्सा माने, तो इस गोले का यहाँ से माने ऐसा होगा, जो केंद्र होगा यहाँ पर होगा लगभग कहीं, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो हम इसको, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, इसको हटा देते हैं। ये जो पॉइंट है जो कि इस गोले का लगभग एक केंद्र होगा, उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है वक्रता केंद्र। इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, ये क्योंकि ये गोला इस तरफ को घुमा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, तो इसका सेंटर इस तरफ को लगभग कहीं होगा। देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ था, वस्तु की तरफ को था, मगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वस्तु की तरफ नहीं है, दर्पण के पीछे की तरफ जहाँ पॉलिश की है। ध्यान देंगे क्योंकि ये गोला इस तरफ को घूमेगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसका वक्रता केंद्र इस तरफ होगा, यानी कि इसको बोलते हैं सी, कैपिटल सी, वक्रता केंद्र। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात ये कि ये ध्रुव यानी P से वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको डिनोट करते हैं R से। यानी हम बोल सकते हैं कि ये PC यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर भी ऐसे ही ये PC यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, जो वृत्त की त्रिज्या होती है आमतौर पर, उस तरीके से है ये P से लेकर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। इसको आप अगर मेरे साथ साथ बनाते रहेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ये वक्रता त्रिज्या हो गई, ठीक है। अगर हम एक सीधी लाइन यहाँ पर से यहाँ तक के बना दें, यानी P से लेकर C को जोड़ दें और ये लाइन सीधी जाए आगे को, तो इसको हम बोलते हैं R। उसका नाम हम रख देते हैं R, यानी वक्रता त्रिज्या को हम R भी कह सकते हैं। ये हो गया R, ठीक है। रेडियस, अगर इस रेखा को हम सीधे आगे की तरफ बढ़ा दें, ये जो R है हमारी वक्रता त्रिज्या है, इस रेखा को हम सीधे आगे की ओर बढ़ा देते हैं जब ऐसे, ये इस तरफ से यहाँ और इस तरह से इसको इस तरफ यहाँ सीधी रेखा बढ़ा दी हमने, तो इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ये जो एक सीधी रेखा आई होगी मुख्य अक्ष, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक का मुख्य अक्ष कहलाएगा। और एक बात आप ध्यान दें, अगर जो मुख्य अक्ष है वो इस ध्रुव है, यानी जो ये यहाँ से रेखा खींचिए तो इसके 90 डिग्री का कोण बनाता है इसके साथ। यहाँ पर भी देखिए कि मान लीजिए ये वस्तु है, अभी हम बात करें अवतल दर्पण की, तो कोई वस्तु रखी है इसके सामने और इसमें से प्रकाश किरणें आ रही हैं जो कि दर्पण पर पड़ रही हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई एक किरण आई, ये आई, और दूसरी ये आई, जो कि इसके अवतल दर्पण के पृष्ठ पर पड़कर परावर्तित हो जाएंगी। तो ये क्या होगा, जब परावर्तित होंगी तो ये C और P के बीच वाले हिस्से से टकराकर जाएंगी, क्योंकि ये जो किरणें हैं ये समांतर हैं मुख्य अक्ष के। ये मुख्य अक्ष है काला वाला, इसके समांतर हैं, यानी ये मिलेंगी नहीं कभी। नीली वाली जो किरण रेखा है उसको आगे बढ़ाया जाए और काली वाली को बढ़ाया जाए तो कभी मिलती नहीं है। तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो ये यहाँ से टकराकर और यहाँ से होते हुए जाएगी। इसी प्रकार से ये भी यहाँ से टकराकर और इसी प्रकार ये यहाँ से जहाँ से होकर जाएगी, तो जिस स्थान पर ये परावर्तित होकर किरणें मिलेंगी मुख्य अक्ष पर, उसे बोलेंगे फोकस, यानी F। और F से लेकर इस P तक की दूरी को, यानी दर्पण तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, यानी कि PF। फोकस दूरी। तो ये जो फोकस दूरी होती है वो C और P के बीच में होती है, यानी कि फोकस दूरी वो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी के आधी होती है।
तो देखिए जो ये अवतल दर्पण होता है, जो हमारा ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की विशेषता ये होती है कि ये किरणों को एक स्थान पर केंद्रित कर देता है। इधर से आ रही है, इसको भी यहाँ ले आया, इधर से इस तरफ से आई, इसको भी यहाँ ले आया, इस किरण को भी, सभी किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है, इसलिए उसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। और दूसरा जो अवतल दर्पण है, ये क्या करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है, किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होने देता। तो मान लीजिए इससे भी हम किरणें निकालने की दिखाते हैं। ये एक किरण आई और यहाँ से भी एक किरण आई, ठीक है। तो ये किरणें जो हैं ये यहाँ पर केंद्रित ना होकर इधर को निकल जाएंगी, और ऐसे ही ये भी। असल में ये चली जाती हैं, फैल जाती हैं, तो इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। मगर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी पीछे की तरफ, यानी दर्पण के पीछे की तरफ ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस सीधी रेखा, इसको ऐसे करेंगे, ये किरणें उत्तल दर्पण में टकराकर वापस लौट जाती हैं इस दिशा में, इस तरीके से लौट जाती हैं। तो ये मिलती नहीं है असल में, मगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं दर्पण के पीछे हिस्से में। ये देखिए डाइजेस्ट करके दिखा रखा है। तो यहाँ पर जो इसका, जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो बिंदु इसका फोकस कहलाएगा, और यहाँ से P से F तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। तो उत्तल दर्पण का इस तरह दिखाएंगे, जो प्रतिबिंब होगा या फिर उसके किरणें होंगी, और अवतल दर्पण में इस तरह किरणें दिखाई जाएंगी। देखिए इसमें एक बात और ज़रूरी है जो रह गई है कि मान लीजिए ये अपनी ये गोली दर्पण का एक हिस्सा था, ये दर्पण अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों ही। तो जितने हिस्से में ये किरणें आती हुई दिखाई देती हैं, या जितने हिस्से में किरणें दिखाई जा सकती हैं, उसको बोलते हैं इसका अपर्चर, यानी द्वारक। जैसे कि यहाँ पर जो है अवतल दर्पण का हम इसका नाम रख दें, इस हिस्से का नाम रख दें हम M, और इस हिस्से का नाम रख दें M। तो जो Mn हो गया वो द्वारक कहलाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये जो Mn होगा वो द्वारक कहलाएगा।